गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। माई सेल्फ अनीता मालव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जेडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, हम यहाँ पर प्लांट ब्रीडिंग के पादप प्रजनन के कुछ मेथड्स पढ़ेंगे। पहला है मास सिलेक्शन, दूसरा है प्योर लाइन सिलेक्शन, थर्ड है क्लोनल सिलेक्शन। नाउ फर्स्ट मास सिलेक्शन। मास सिलेक्शन के अंदर हम लार्ज नंबर्स ऑफ प्लांट्स ऑफ सिमिलर फिनोटाइप, एक जैसे लक्षण दिखाई देने वाले लक्षण प्ररूप जिन्हें हम कहते हैं, उन प्लांट्स को हम यहाँ पर क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। और उनको सेलेक्ट करने के बाद उनके सीड्स को मिक्स करके हम एक नई तरह की वैरायटी का निर्माण करते हैं थ्रू मास सिलेक्शन। जो मास सिलेक्शन के द्वारा हमने जो वैरायटी बनाई है वह ओरिजिनल पॉपुलेशन या ओरिजिनल वैरायटी से ज़्यादा यूनिफॉर्म होती है। पर्पस क्या होता है? क्योंकि जो मास सिलेक्शन है वह क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में भी की जाती है और साथ में सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में भी मास सिलेक्शन द्वारा वैरायटीज़ तैयार की जाती हैं। तो इसका पर्पस यही है कि इम्प्रूवमेंट ऑफ लोकल वैरायटीज़। कई बार क्या होता है कि लगातार कुछ वर्षों तक लोकल जो वैरायटीज़ होती हैं, जो देसी वैरायटी हैं, उनको लगाते लगाते उनमें कुछ एक्चुअली क्या होता है, कंडामिनेशन शुरू हो जाता है। तो वो जो प्लांट्स होते हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती, या फिर उनके जो एक जैसी वो फसल नहीं दिखती है। तो उसमें इम्प्रूवमेंट होना ज़रूरी है। तो वैरायटी जो देसी वैरायटी है, लोकल वैरायटीज़ होती है, तो उनमें इम्प्रूवमेंट किया जाता है। अब जो लोकल वैरायटीज़ होती हैं तो उनमें होता क्या है कि उनके अंदर कई तरह से डिफरेंसेस उन क्रॉप्स में आ जाते हैं। जैसे फ्लावर मैच्योरिटी टाइम उनका बदल गया है, या डिजीज़ रेजिस्टेंस उनमें अलग अलग है, या प्लांट हाइट जो है कुछ बड़े हो गए, कुछ छोटे हो गए। तो जब यूनिफॉर्मिटी ख़त्म हो जाती है, उनके फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स अलग अलग दिखते हैं, तब लोकल वैरायटीज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट किया जाता है। तो इसके द्वारा जो पुअर क्वालिटी प्लांट्स होते हैं उनका एलिमिनेशन किया जाता है और पूरी फसल एक समान दिखे, तो उनमें यूनिफॉर्मिटी पैदा की जाती है ताकि उन सबकी परफॉर्मेंस एक जैसी रहे। नाउ सेकंड है प्योरिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्योर लाइन वैरायटीज़। जो हम या जो फार्मर्स होते हैं, जो फसल उगाते हैं, तो वो जो यूज़ कर रहे हैं सीड्स, वह प्योर लाइन वैरायटीज़ ही होती हैं। और उन प्योर लाइन वैरायटीज़ के में और अगर हम प्योरिफिकेशन चाहते हैं तो वह प्योर लाइन वह हम मास सिलेक्शन के द्वारा करते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो वैरायटीज़ होती हैं प्योर लाइन वैरायटीज़, उनमें भी वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है ड्यू टू मैकेनिकल मिक्सचर्स। जैसे कुछ और वैरायटीज़ के साथ वैरायटी उसमें मिक्स हो गई हैं, नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन या म्यूटेशन उनमें हो गया है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो प्योर लाइन वैरायटीज़ हैं उनको मेंटेन करने के लिए मास सिलेक्शन किया जाता है। नाउ प्रोसीजर। तो प्रोसीजर यही है कि सबसे पहले तो हम इसमें सुपीरियर फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स वाले प्लांट्स को हम उनको सेलेक्ट करते हैं, उनके सीड्स को हम मिक्स करते हैं। देन हम उनको जोनल, जहाँ पर हमारे प्लांट ब्रीडिंग स्टेशन है, वहीं पर हम उसको जो अच्छी उपज देने वाली कुछ अगर वैरायटी हैं उनके साथ उनको चेक करवाते हैं, उनके साथ स्टैंडर्डाइज करवाते हैं। अगर हमारी जो वैरायटी हमने बनाई है अगर वह उनसे अधिक उपज देने वाली है तो हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो पहला वाला जो है वो तो है प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल, और सेकंड होता है कंपोजिट यील्ड ट्रायल। इसके अंदर हम अलग अलग रीजनल क्षेत्रों में उस वैरायटी को सेंड करते हैं कि यह अधिक उपज दे रही है या नहीं। अगर अधिक उपज देती है तो हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद उसको रिलीज़ करते हैं एंड मल्टीप्लाइड करके फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जो प्रोसीजर है उसको हम एक एक करके यहाँ पढ़ते हैं। पहले साल में लार्ज नंबर में प्लांट्स को सेलेक्ट करते हैं, 200 से 2000 तक लगभग। और उनकी ऐसे प्लांट्स हम सेलेक्ट करते हैं जिनके फिनोटाइपिक कैरेक्टर समान हैं, जो सेम परफॉर्मेंस दर्शाते हैं, समान रूप से वो वाइगर हैं, डिजीज़ रेजिस्टेंस हैं, उनमें मैच्योरेशन टाइम सेम है, फ्लावरिंग टाइम उनमें सेम है। तो जो वांछित लक्षण हैं जैसे स्पाइक लेंथ है, ये सब कुछ वांछित लक्षण होते हैं, डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स होते हैं, उनके द्वारा
हम उनको सेलेक्ट कर लेते हैं और सभी जो सीड्स होते हैं उनको हम मिक्स कर देते हैं। नाउ सेकंड में हम क्या करते हैं, उसको प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल की करते हैं, अर्थात जहाँ हम प्लांट ब्रीडिंग स्टेशन हमारा है या जोनल एरिया है वहाँ पर हम जो कलेक्ट किए हुए सीड्स हैं उनको उगाते हैं। साथ में जो चेक्ड वेराइटीज़ हैं, जो अधिक उपज देने वाली कोई लोकल वेराइटीज़ और हैं, उनके साथ उनको चेक करवाते हैं कि वास्तव में जो हमने वैरायटी तैयार की है यह उनसे अधिक उपज दे रही है या नहीं दे रही है। तो इसको हम कहते हैं प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल। इसके बाद थर्ड से लेकर तीसरे से छठे साल तक हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट यील्ड ट्रायल करते हैं, अर्थात इनको अलग अलग क्षेत्रों में, रीजनल क्षेत्रों में जो अलग अलग क्लाइमेटिक जोन हैं वहाँ पर इनको भेजते हैं फॉर ट्रायल। तो अगर उन क्षेत्रों में जो वैरायटीज़ हैं उनसे बेहतर परफॉर्मेंस अगर हमारी नई वैरायटी दे रही है तो हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें 2 से 3 साल लग जाते हैं फॉर रीजनल ट्रायल। नाउ 7th ईयर में हम क्या करते हैं कि जो हमारे रिज़ल्ट आए हैं, अगर हमारी जो वैरायटी है अगर वो सूटेबल है कल्टीवेशन के लिए, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो उसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको रिलीज़ किया जाता है बाय सेंट्रल और स्टेट वैरायटी रिलीज़ कमेटी के द्वारा। और रिलीज़ होने के बाद जब वो अप्रूव्ड हो जाती है उसके बाद उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं ताकि फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। तो यहाँ एक डायग्राम है जिसके द्वारा एक शिमेटिक रिप्रेजेंटेशन है मास सिलेक्शन का इन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। तो आप देख सकते हैं कि एक वेरिएबल पॉपुलेशन है, क्योंकि कई सालों तक लगातार जब हम फसल उगाते हैं तो उसमें वेरिएबिलिटी आई जाती है ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन या म्यूटेशन या मैकेनिकल सब या यांत्रिक कारणों से भी मैकेनिकल मिक्सचर के द्वारा उनमें चेंजेस आ जाते हैं। हम फ्रॉम ए वेरिएबल पॉपुलेशन 200 to 2000 प्लांट्स आर सेलेक्टेड विद सिमिलर एंड डिज़ायरेबल ट्रेट्स। हार्वेस्टेड सीड्स को हम मिक्स कर देते हैं। जो मिक्स्ड सीड हैं, कंपोजिट हैं, आर प्लांटेड अलोंग विद, इसके साथ हम प्लांट करते हैं विद स्टैंडर्ड चेक वैरायटी एंड प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल इज डन। इसको हम कहते हैं इस स्टेप को प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल। देन जो फिनोटाइप ऑफ द सेलेक्टेड पॉपुलेशन क्रिटिकली इवोल्यूट किया जाता है कि अधिक उपज दे रही है नहीं दे रही है। उसके बाद जब हमारा इवोल्यूशन हो जाता है उसके बाद हम इसको कोऑर्डिनेट यील्ड ट्रायल के लिए अलग अलग सेवरल लोकेशन में भेजते हैं। देन अगर अलग अलग लोकेशन में इसकी जो परफॉर्मेंस है अगर वो बेहतर होती है तो न्यू वेराइटीज़ को रिलीज़ कर दिया जाता है। और जो ये नई वैरायटी है इसको रिलीज़ करने के बाद इसके सीड्स को मल्टीप्लाई किया जाता है ताकि हम इसको फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो इस प्रकार से हमारी एक नई वैरायटी तैयार हो जाती है। नाउ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मास सिलेक्शन। चूँकि हम लार्ज नंबर में प्लांट्स को यहाँ सेलेक्ट करते हैं तो हमारी जो वैरायटी है वह मोर स्टेबल है और कई तरह के जो एनवायरनमेंट में अपने आप को अडॉप्ट कर लेती है। इसीलिए ये जो सिंगल प्योर लाइन सिलेक्शन से बेहतर मानी जाती है क्योंकि ये मोर अडॉप्टेड हो जाती है फॉर डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजंस। इस प्रकार से द वेराइटीज डेवलप्ड थ्रू मास सिलेक्शन आर मोर वाइडली एक्सेप्टेड देन प्योर लाइन। एक्सटेंसिव एंड प्रोलॉन्ग फील्ड ट्रायल आर नॉट नेसेसरी। कई सालों तक या बहुत सालों तक इसका ट्रायल लेना ज़रूरी नहीं होता है। तो इस वजह से हमारा जो समय होती है उसकी बचत होती है, लागत भी कम लगती है और लेस लेबर कंज्यूमिंग है। क्योंकि मास सिलेक्शन के द्वारा जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी वो बनी रहती है तो हम कुछ सालों तक जो हमने वैरायटी तैयार की गई है फिर इसको कई सालों तक जब फार्मर्स में लगाते हैं तो उसके बाद हम इस वैरायटी को दोबारा भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हम जो ये मेथड है मास सिलेक्शन यह क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में तो करते ही हैं। नाउ कुछ डीमेरिट्स यहाँ हैं कि मास सिलेक्शन के द्वारा जो वैरायटीज़ डेवलप की जाती हैं उनमें जो वेरिएशंस होते हैं कई बार यूनिफॉर्म नहीं होते हैं, जैसे कि प्योर लाइन वैरायटीज़ में होते हैं उतने यूनिफॉर्म नहीं होते हैं। तो एंड
एंड स्ट्रिक्ट सिलेक्शन फॉर यूनिफॉर्मिटी वुड लीड टू द इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो कई बार हम देखते हैं कि हम यूनिफॉर्मिटी के लिए ज़्यादा अगर हम स्ट्रिक्टली सिलेक्शन करते हैं तो कई बार इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी देखने को मिलता है। द इम्प्रूवमेंट ऑफ वैरायटी थ्रू मास सिलेक्शन पुअरर देन थ्रू द प्योर लाइन सिलेक्शन। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो प्योर लाइन सिलेक्शन है, जिसको हम अगले स्टेप में पढ़ेंगे, अगले स्टेप में पढ़ने वाले हैं, तो ये मास सिलेक्शन के द्वारा जो इम्प्रूव्ड वैरायटी है वह इतनी अच्छी नहीं होती जितनी प्योर लाइन सिलेक्शन के द्वारा होती है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि प्योर लाइन सिलेक्शन जो होता है उसको ज़्यादा बेहतर माना जाता है मास सिलेक्शन से। इस प्रकार से ये कुछ अंतर हैं कि भाई जो प्योर लाइन सिलेक्शन है और मास सिलेक्शन में थोड़ा बहुत अंतर रहता है ना। कुछ अचीवमेंट्स देखते हैं मास सिलेक्शन के। एक तो हाई जेनेटिक वेरिएबिलिटी फॉर डिफरेंट ट्रेड्स, कई लक्षणों के लिए उनमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी दिखाई देती है। और जो कैरेक्टर्स उनमें होते हैं वो हाईली हेरिटेबल होते हैं, मतलब अगली जनरेशन में वो पहुंचते हैं। द क्रॉप इज ग्रोन अंडर लो पॉपुलेशन डेंसिटी इफ ओनली वन पर्टिकुलर कैरेक्टर इज चूजन। At present, use of mass selection is limited to purification of pure line varieties of self-pollinated crop because the superiority of the pure lines would be lost quickly if their purity is not maintained through the mass selection. तो हम ये देखते हैं जो प्योर लाइन्स जो होती हैं उनकी जो सुपीरियरिटी होती है वह जल्दी ही लॉस्ट हो जाती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए मास सिलेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। तो इसका कुछ अचीवमेंट है। कुछ वैरायटीज़ हैं जो भारत में मास सिलेक्शन के द्वारा डेवलप की गई हैं, जैसे मेज़ के अंदर जौनपुर लोकल, तीन पाखी, बसरी, पर्ल मिलेट में बाजरा 207, इस प्रकार से पूसा मोती। मस्टर्ड में हम देखें तो गुड़गांव ब्राउन सरसों, सोरघम में RS1 T22, कॉटन में हम देखें तो धारवाड़ अमेरिकन, कंबोडियन कॉटन, पीनट में देखें तो TMV1 एंड TMV2। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुछ वेराइटीज़ हैं जो मास सिलेक्शन के द्वारा डेवलप की गई हैं भारत में। नाउ सेकंड मेथड की तरफ हम बढ़ते हैं, प्योर लाइन सिलेक्शन। इसके अंदर भी हम जो पॉपुलेशन होता है जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप के लिए, एक्चुअली प्योर लाइन सिलेक्शन हम सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप के लिए करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉपुलेशंस में से ऐसे प्लांट्स को हम सेलेक्ट करते हैं जो एक जैसे समान लक्षणों वाले दिखाई देते हैं, फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स या सुपीरियर फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स वाले प्लांट्स होते हैं, उनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और हम प्योर लाइन वेराइटीज़ को तैयार करते हैं। तो इसके स्टेप्स हम पढ़ेंगे। पहले हम ये देख लेंगे इसका पर्पस क्या है। इसका भी यही है कि हम लोकल वेराइटीज़ में इम्प्रूवमेंट करते हैं इसके द्वारा। इसके अलावा प्योर लाइन सिलेक्शन फॉर इंट्रोड्यूस वेराइटी, और जो वेराइटी है उसमें प्योर लाइन डेवलप करते हैं, अर्थात उनमें यूनिफॉर्मिटी या होमोजाइगोसिटी डेवलप करते हैं हम। इसके अलावा इम्प्रूवमेंट ऑफ ओल्ड प्योर लाइन वेराइटीज़, सेलेक्शन फॉर न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स इन प्योर लाइन। इसके अलावा प्योर लाइन सेलेक्शन के द्वारा उनमें कुछ नए कैरेक्टर्स को हम डेवलप करवाते हैं। और इसके अलावा हम हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम्स के लिए भी प्योर लाइन सेलेक्शन करवाते हैं। नाउ हमारा जो प्रोसीजर है वह इस प्रकार से। प्योर लाइन सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है कि जो हमारी लोकल वैरायटी है हम उसमें देखते हैं जो होमोजाइगस दिखाई देते हैं हमें, उन प्लांट्स को हम सेलेक्ट कर लेते हैं जो सुपीरियर होते हैं। तो पहले साल में हम ऐसे ही करते हैं। तो इसमें भी हम 200 से लेकर 300 प्लांट को हम लोकल वैरायटी या देसी वैरायटी होता है उसमें से हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम इसमें जो सीड जो हमने लिए हैं उसको हम मिक्स नहीं करते हैं। मास सिलेक्शन में हमने मिक्स किया था, यहाँ हम मिक्स नहीं करेंगे। और जो हमें सीड हमने लिए हैं उनको हम सेपरेटली ही, इंडिविजुअल प्लांट जो होता है उसको सेपरेटली ही अलग से ग्रो करवाएंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं the selection is made on easily observable characters like flowering, maturity time, disease resistance, presence of awns, plant height। तो ये सब कुछ कैरेक्टर्स हैं जो वांछित लक्षण हैं जिनके द्वारा हम सिलेक्शन करते हैं। अब क्या करते हैं कि पहले साल में तो हमने क्या किया, हम प्लांट्स को सेलेक्ट करते हैं, फिर उनसे
जो हमें सीड्स प्राप्त हुए तो सेकेंड ईयर में हम उनको ग्रो करते हैं, बट हम उनको मिक्स नहीं करते हैं, उनको अलग अलग प्रॉपर स्पेसिंग उनको दी जाती है। और एक प्लांट से जो जितने सीड्स मिलते हैं उनको हम एक रो में लगा देते हैं। अब उसमें से भी क्या करते हैं कि जो पुअर और वीक डिफेक्टिव प्रोजेनीज है उनको हटा देते हैं, रिजेक्ट कर लेते हैं, और केवल डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स को ही हम जिन प्लांट्स में होता है उनको रखते हैं, बाकी को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं, हटा देते हैं। नाउ थर्ड ईयर में हम क्या करते हैं, यील्ड ट्रायल हम उसका करते हैं। जो सेलेक्टेड प्लांट होते हैं उनको जो वैरायटीज़ होती हैं वहाँ की चेक वैरायटीज़ के द्वारा उनको हम क्या करवाते हैं, कंपेयर करते हैं। तो इसको हम कहते हैं प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल। तो उसको कंडक्ट कराया जाता है थर्ड ईयर के अंदर। जैसे हमने मास सिलेक्शन में सेकेंड ईयर में ही करते थे, जैसे यहाँ पर हमें थर्ड ईयर में हम करते हैं। जब हम देखते हैं कि जो चेक वैरायटीज़ हैं उनसे वह बेहतर हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेटेड यील्ड ट्रायल के लिए फर्दर इवोल्यूशन करवाते हैं। उसको अलग अलग रीजनल क्षेत्रों में अलग कई जगह पर उनको ट्रायल के लिए भेजा जाता है। इस प्रकार से 5th से 8 ईयर तक हम वहाँ क्या करते हैं, सेवरल लोकेशन में अलग अलग स्ट्रेन या वैरायटीज़ जो वहाँ की होती है उसके द्वारा हम कंपेयर करते हैं कि ये जो हमारी वैरायटी बनी है यह कितनी वैरायटी जो हमारी बनी है यह उससे कितनी बेहतर है। अगले जो 9th ईयर है, तो जो बेस्ट प्रोजेनी सीड्स हैं उनको जो सबसे पहले तो अगर हमारी बेस्ट है वह तो उसको रिलीज़ कर लिया जाता है। यहाँ पर 5th से 8 ईयर में हम करते हैं। सेवरल लोकेशंस में हम इसको क्या करते हैं, भेजते हैं और ट्रायल के लिए भेजते हैं। कैसे ट्रायल होगा, वहाँ की जो लोकल वैरायटी है, जो अधिक उपज देने वाले वैरायटी है, उसके द्वारा चेक किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, और अगर बेहतर हमारी परफॉर्मेंस है उस वैरायटी की तो उसको रिलीज़ किया जाता है। नाउ रिलीज़ के बाद 9th ईयर में उसको पहले हम रिलीज़ करने से पहले क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना, ताकि फार्मर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। अब हम यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर रिप्रेजेंटेड किया हुआ है, यहाँ शिमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्योर लाइन सिलेक्शन। तो इसके अंदर हमने क्या किया है कि फर्स्ट स्टेप के अंदर 200 से 3000 प्लांट्स जो होते हैं हमने सेलेक्ट कर लिए होते हैं, जो सुपीरियर क्वालिटी के होते हैं और सिमिलर फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स वाले होते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि सेकेंड ईयर में हमने क्या किया, अब यहाँ पर हम जो सेलेक्ट करते हैं उनके सीड्स को हम मिक्स नहीं करते और उनको इंडिविजुअली ही जैसे एक प्लांट हमने सेलेक्ट किया है उससे जो सीड्स हुए हैं उन सारे सीड्स को इस वाली लाइन में लगा दिया, दूसरे प्लांट्स के सीड्स को दूसरी लाइन में लगा दिया। अब जब हम लगाने के बाद उन पौधों में देखते हैं कि जो अगर अच्छा नहीं है तो उसको हम, जिसमें वांछित कैरेक्टर्स नहीं है उसको हम हटाते जाते हैं। ठीक है, तो अनडिजायरेबल प्रोजेनीज आर रिजेक्टेड। देन थर्ड ईयर में हम क्या करते हैं, जो हमारी जो प्रोजेनी है उसको हम प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल के लिए यील्ड ट्रायल करते हैं, अर्थात जहाँ पर हम ये सब काम कर रहे हैं प्लांट ब्रीडिंग का, उस जगह पर उस जोन में हम वहाँ की कोई और उच्च उपज देने वाली वैरायटी के साथ उसके साथ स्टैंडर्डाइज किया जाता है, उसके साथ चेक किया जाता है कि यहाँ हमने जो सेलेक्ट किए गए हैं ये कितने ज़्यादा उससे अधिक उपज दे रहे हैं। अगर वह लो यील्ड है या इन्फीरियर प्रोजेनी से उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर वह बेहतर परफॉर्मेंस दे रही है तो उसको हम कई अलग अलग लोकेशंस के लिए, यानी 4th से 7th ईयर में हम क्या करते हैं, अलग अलग लोकेशन में उनको भेजते हैं कि वहाँ पर इनका परफॉर्मेंस क्या है। और उसमें भी हमें देखते हैं कि अगर इन्फीरियर प्रोजेनी से उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, डिजीज रेजिस्टेंस एंड हाई क्वालिटी एंड क्वालिटी टेस्ट्स आर डन, तो उनकी क्वालिटीज़ को चेक किया जाता है। नाउ बेस्ट प्रोजेनी रिलीज एज ए न्यू वेराइटी लिस्ट कर दिया जाता है, देन उसको सीड्स को मल्टीप्लाई किया जाता है और उसको फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नाउ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स।
इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ओरिजिनल वैरायटी में हम मैक्सिमम पॉसिबल इम्प्रूवमेंट प्योर लाइन सिलेक्शन के द्वारा कर सकते हैं। द प्योर लाइन वैरायटी इज एक्सट्रीमली यूनिफॉर्म होती है मास सिलेक्शन की तुलना में अगर हम देखें तो। सिंस ऑल द प्लांट्स इन द वैरायटी हैव द सेम जीनोटाइप, सच यूनिफॉर्मिटी इज लाइक बोथ बाय द फार्मर्स एंड कंज्यूमर, क्योंकि फार्मर भी चाहता है कि उसकी जो फसल हो वो एक समान हो, एक जैसी हो। ड्यू टू एक्सट्रीमली यूनिफॉर्मिटी द वैरायटी इज इजीली आइडेंटिफाइड। सो इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। प्योर लाइन वैरायटीज इज जेनेटिकली मोर होमोजीनस, द एडेप्टेबिलिटी टू वेरियस एनवायरमेंट्स इज लेस। तो यह विभिन्न एनवायरमेंट में एडेप्टेबिलिटी अर्थात अनुकूलनशीलता इसकी कम होती है। इसके अलावा इसमें टाइम ज़्यादा खर्च होता है, लेबर भी ज़्यादा लगती है, और इसमें ज़्यादा मात्रा में हमें पैसा भी खर्च करना पड़ता है, तो कॉस्ट भी इसमें ज़्यादा आती है। The upper limit of improvement is set by the genetic variation present in the original population. Once a pure line is developed, the variability is frozen and further selection becomes less effective. क्योंकि एक बार अगर प्योर लाइन सिलेक्शन के द्वारा हमने वैरायटी तैयार की गई है, तो उसमें अगली बार उसमें दोबारा अगर प्योर लाइन सिलेक्शन किया जाए तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है। नाउ कुछ अचीवमेंट्स हम देखें। यहाँ कुछ वैरायटीज़ जो हैं डेवलप की गई हैं थ्रू प्योर लाइन सिलेक्शन। से वीट के अंदर हम देखें NP4, NP6, NP12। राइस में हम देखें M351। कॉटन में हम देखें गडक 1, कोयम्बटूर 2। बार्ले में देखें C251, C50, K12। टोबैको में हम देखें NP28, NP63 एंड NP70। तो इस प्रकार से ये कुछ भारत में तैयार की गई वैरायटीज़ हैं प्योर लाइन सिलेक्शन के द्वारा। नाउ अगले हम बढ़ते हैं क्लोनल सिलेक्शन, थर्ड जो हमारा मेथड है। क्लोन क्या होते हैं? क्लोन प्लांट के वह पार्ट होते हैं जो एक सिंगल प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू बनते हैं। तो कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, तो वो केवल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा ही उनमें रिप्रोडक्शन होता है। तो क्लोन जो होते हैं वह क्या होते हैं? ए क्लोन में बी डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ प्लांट्स डिराइव्ड फ्रॉम ए सिंगल प्लांट बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब क्लोन में क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं? एक तो क्लोन होमोजीनस होता है, क्लोन्स आर स्टेबल इन नेचर होते हैं, इंडिविजुअल ऑफ ए क्लोन आर आइदर होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, वेरिएबिलिटी कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू म्यूटेशन, क्लोन इज प्रोपेगेटेड वेजिटेटिवली। ये तो है ही सही। कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है और वह फसल केवल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा ही होती है, तो उसमें क्लोनल सिलेक्शन बेहतर होता है। तो नॉर्मल स्टेम हो सकता है क्लोन, रनर, सक्कर, स्टॉलन, ट्यूबर, राइजोम, बल्ब, रूट और रूट कटिंग्स भी क्लोन्स हो सकती हैं। द प्रोसीजर ऑफ क्लोनल सिलेक्शन इज द सिलेक्शन ऑफ डिजायरेबल क्लोन्स फ्रॉम द मिक्स्ड पॉपुलेशन ऑफ वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड प्लांट्स। जैसे हम चुकंदर की बात करें या गन्ने की बात करें, आलू की हम बात करें, तो वहाँ पर हम ये सब क्या करते हैं? क्लोनल सिलेक्शन, वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड फसल होती हैं, क्रॉप है, तो वहाँ पर हम इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं। तो डिज़ायरेबल क्लोन्स को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो हम उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो कुछ स्टेप्स हैं इसके। द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल क्लोनल वैरायटी, critical evaluation of each clone and each member of a clone for yield and quality, following test for disease and pest infections. The disease free and high yielding clones are selected and evaluated and multiplied as variety. तो हमने ये देखा कि जो क्लोन्स अच्छे हैं उन क्लोन्स को हम क्या करते हैं? उनको सेलेक्ट करते हैं हम। जो डिजीज़ फ्री हैं, हाई यील्ड क्लोन्स हैं, उनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और अगर वह जो दूसरी वैरायटी से ज़्यादा अच्छी हैं तो हम उसको क्या करते हैं? सेलेक्ट कर लेते हैं, चयन कर लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब एडवांटेज क्या है क्लोनल सिलेक्शन के? इजी मेंटेनेंस, इजीली हम इनको मेंटेन कर सकते हैं। इन दिस मेथड देयर इज़ नो चांस ऑफ फॉर आउटक्रॉसिंग और लॉस ऑफ सीड वाइबिलिटी। इस तरह क्योंकि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो नहीं रहा, सीड्स यहाँ डेवलप हम करवा नहीं रहे,
तो इस तरह की चीज़ें हमारे पास सामने आएंगी नहीं, तो इजीली ये मेंटेन होती हैं, वेरी क्विक, इसमें बहुत कम समय लगता है। तो हमने देखा कि मास सिलेक्शन और प्योर लाइन सिलेक्शन में इनमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि बहुत जल्दी हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं क्लोन, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो यहाँ है ही नहीं, केवल क्लोन्स जो होते हैं उनको हम ले लेते हैं और उनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो ये एक एडवांटेज है क्लोनल सिलेक्शन का। परमानेंट हाइब्रिड हेटेरोटिक क्लोन्स कैन बी एक्सप्लॉइटेड फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम विदाउट द नीड टू प्रोड्यूस हाइब्रिड सीड एज एन सीड क्रॉप। जैसे हमने देखा कि जो सीड क्रॉप्स है तो उसमें हमें सीड्स जब आएंगे, फिर फर्दर जब फसल उगेगी उनसे, तब हमें पता लगेगा कि कितने इफ़ेक्टिव हैं वह। तो इस प्रकार से हमें देखते हैं कि यह हमें टाइम इतना लंबा नहीं चाहिए इसमें। तो इस प्रकार से यह हमारा आज का लेक्चर था, जिसके अंदर हमने मास सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन एंड क्लोनल सिलेक्शन की बात की और समझा इसको। आशा है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल CCE राज JDB GGC कोटा। धन्यवाद।